सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग ना, कल हम लोगों ने ये जो कार्डियक चेस्ट पेन या एंजाइनल पेन, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या हेतु रहते हैं और वह किस तरह के सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो आज जो है, आज मैं आप लोगों को ये एंजाइनल चेस्ट पेन, इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे होता है कि पेशेंट हमारा ठीक भी हो जाए और परमानेंट क्योर हो जाए। क्योंकि एलोपैथी में वो जो देते हैं मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं या वो नाइट्रोग्लिसरीन करके जो दवाई आती है, वो ग्रुप के मेडिसिन वो देते हैं, फिर वो टेम्पररी ठीक होता है। और तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया तो ये बहुत बड़े बड़े बीमारियां हो जाती हैं। आयुर्वेद में अगर हम लोग करते हैं, आयुर्वेद का दृष्टिकोण कैसा है कि कार्डियक पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि संग ये संप्राप्ति हो रही है, कहीं पर भी स्त्रोतोरोध हो रहा है, मतलब अवरोध हो रहा है, इसीलिए वायु जो है वह इधर उधर नहीं जा पा रही है, उसकी गति में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए चेस्ट पेन हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वात कफ कर्म, यहाँ पे जो रहता है कि ऐसे कषाय देने चाहिए जो वात और कफ इसका शमन करे। वात कफ शामक ऐसे चिकित्सा देना है, और उष्ण वीर्यात्मक दवाइयां, ऐसी दवाइयां देनी है क्योंकि वायु का शीत गुण बढ़ा है, वायु का चल गुण बढ़ा है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है। तो हमें कुछ घृत कल्पना भी देनी पड़ेगी और वायु का अनुलोमन करना है, कफ का भी हमें विलयन करना है। ऐसे जब चिकित्सा करेंगे, आम्ल पाचक, स्त्रोतोशोधन, ऐसी दवाइयां देनी पड़ेंगी तो सबसे अच्छा फायदा होता है। तो जो स्त्रोतोशोधन है, रक्त व स्त्रोतस का मूल सन यकृत और प्लिया है, लेकिन रक्त जो है वो पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सिरामर्म है, हृदय एक महामर्म है, सिरामर्म है, इसको ध्यान में रखना है। और रस का भी परिभ्रमण कहाँ होता है, तो पूरा हृदय और रस वाहिनियां धमनियों में होता है। तो रस और रक्त, इनका दोनों का संबंध इसमें हृदय से आता है, तो इसलिए रस का शोधन करना है, रसव स्त्रोतस का शोधन करना है, रक्तव स्त्रोतस का शोधन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या देंगे, तो रस पाचक, रक्त पाचक, ये जब दवाइयां देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ में नॉर्मली जो हमारा पंचकर्म रहता है, तो हृदय रोग में नॉर्मल जो हम पंचकर्म कराते हैं, वमन करा दिया, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग वमन कराएंगे ना तो हृदय पे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, चेस्ट पेन और बढ़ जाएगा और पेशेंट का डेथ होने का भी चांसेस हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें ऐसे कषाय देने हैं जो स्त्रोतस की शुद्धि करते रहे, मतलब वो शोधन कषाय ही रहते हैं। उसमें जैसे रसोनादि कषायम, वो हृदय को बल भी देता है, वायु का अनुलोमन भी करता है। और रसोनादि कषायम या लशुनादि कषायम, इसका 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, और सहस्त्र योगम में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, तो उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से वरुणादि कषायम, ये 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद अगर दे दिया जाए व्यान और उदान के काल में, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से चिर बिलवादी कषायम, 45 ml सुबह, 45 ml शाम को अगर खाने के बाद दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से दशमूल कटु कर्यादि थैरम, ये जो एक दवाई है, या दशमूल कषायम, दशमूल कषाय का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। और है तो दशमूल कटु रोहिण्यादि कषायम, इसका भी प्रयोग करते हैं 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। तो इससे भी कार्डियक चेस्ट पेन है वो काफी हद तक, क्योंकि वायु का अनुलोमन करता है और स्त्रोतस की शुद्धि करते हैं, सारे जो तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, कषाय जो रहते हैं सारे तिक्त रसात्मक, तो आम का पचन कर जाते हैं, स्त्रोतस को खोलते जाते हैं और रक्त व स्त्रोतस को बल देते हैं, रक्त का प्रसादन करते हैं, रक्त की शुद्धि करते हैं, इसलिए ऐसे देते हैं। इसी तरह से गुगुल तिक्ता कषायम, यह पेन किलर टाइप रहता है, तो यह स्त्रोतस की भी शुद्धि करता है, वायु जो रुका हुआ है उसको भी अनुलोमित कर देता है। अब अनुलोमन का मतलब ये नहीं है कि केवल नीचे से अपान वायु को निकालना, अनुलोमन का मतलब है कि जो व्यान का सर्कुलेशन है पूरे बॉडी में, उसको, उसकी गति को प्राकृत करना, यह बोलते हैं अनुलोमन। पूरे बॉडी के सभी तरह के वायु को जहां पर भी अटका है उसको ठीक करना है। यहां पर हम व्यान वायु को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए गुगुल तिक्तक कषायम का प्रयोग 45 ml सुबह, 45 ml शाम को इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुगुल है वो स्त्रोतस का शोधन करता है, आम का पाचन करता है, लेखन कार्य करता है, तो जो भी स्त्रोतोरोध हुआ है उसको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से एक्यूट पेन होता है तो एक नयोपमम कषायम का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा, एक एक घंटे पे नयोपमम कषायम का प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन एक बात और है कि कषाय कल्पना जो है ये ज्यादा नहीं देना चाहिए, यह भी आचार्य लोग बोलते हैं, क्योंकि हृदरोग जो रहता है वह कषाय कल्पना अगर हमने कंटिन्यू ज्यादा दिया तो क्लेद बना सकता है। इसी के ग्रुप में विदारेदी रसायन, विदारेदी कषायम है,
कषाय का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा लिक्विड देंगे तो वह अग्निमंदता भी कर देगा। तो इसलिए हमें हर पेशेंट का डोज निर्धारित करना पड़ेगा कि कितना डोज किस पेशेंट को कितना मात्रा में देना है। ये नहीं कि आप कंटिन्यू उसको 5-5, 10-10 लीटर कषाय पिला रहे हैं। अभी क्या हुआ कि पिछला जो सेकंड वेव आया था कोरोना का, तो आयुष काढ़ा पीने के लिए बोला गया, लोगों ने बहुत ज्यादा पिया, बहुत ज्यादा किया। अति सर्वत्र वर्जित, अति कोई भी चीज नहीं देना है। इसी तरह से क्योंकि ये नेवपमम कषायम या विदारदी रसायन ये वात पित्त का शमन करता है, लेकिन विदारदी कषायम जो है वो मधुर रसात्मक और क्लेद उत्पन्न करता है। हमें कोई भी चीज जो विदारी जो रहता है मधुर मधुर शीत रहता है, मधुर रस मधुर विपाक और ये शीत वीर्यात्मक रहता है। तो विदार्यादि कषायम तिक्त रसात्मक कषाय दिया तो ठीक है, लेकिन वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। अगर कषाय भी बहुत ज्यादा दिया तिक्त रसात्मक तो वायु का प्रकोप कर सकता है। तिक्त कटु कषाय रसात्मक द्रव्य वायु का प्रकोपक है, इसलिए 45 ml सुबह 45 ml शाम को इतना दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हमें कोई भी चिकित्सा ऐसे देनी है कि क्लेद को कम करे और आम न बढ़ाए और कफ का शमन करे, स्त्रोतोरोध को दूर करे, वायु का अनुलोमन करे, दीपन पाचन द्रव्य भी साथ में देना है। इसी तरह से षडधरण चूर्ण है, इसको अगर 5 ग्राम सुबह और शाम दे दिया जाए तो ये जो एंजाइना का पेन है कंटिन्यू आप चलाते रहिए तो पेशेंट का वो चेस्ट पेन है वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो ये रहते हैं कॉटेज आदि शिलाजतु, इसका प्रयोग बहुत करने से फायदा होता है। और कटु तिक्त रसात्मक जो द्रव्य रहते हैं और मेद धातु पे काम करने वाले जो मतलब मेदों का लेखन करने वाले लेखनीय गण के काढ़ा वगैरह, उसका प्रयोग करने से बहुत बड़ा काम करता है। कटु तिक्त जितने भी अपने द्रव्य है द्रव्य गुण के जो जो आपको मालूम है, जैसे पंचकोल की पेया हो गई वो कटु रसात्मक रहता है। तिक्त रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं वह सारा निकालिए और उसमें से आपके पास क्या क्या अवेलेबल है उसमें से सेलेक्ट करिए जो हृदय पे आम का पचन करे और मेद का लेखन भी कार्य करे। जैसे त्रिफला हो गया, दारू हरिद्रा हो गया, कुटज हो गया, फिर खदीर हो गया, ये सब लेखन कार्य करते हैं। तो ऐसे द्रव्य का प्रयोग मेद धातु को हटाने के लिए, क्योंकि विकृत मेद वहां जाके संचित हुआ है, फैट मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ा जाता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ के वहां पर जमा हो गया है। इसलिए मेद धातु का शमन करना है, आम का पचन करना है, दीपन पाचन कार्य करना है। इसी तरह से जो गुलिकाएं आती हैं टैबलेट फॉर्म में क्या क्या दे सकते हैं, तो जब भी कार्डियक पेन रहते हैं तो हम लोग व्योषादि गुग्गुल, मतलब जिसमें त्रिकटु है और गुग्गुल है, व्योषादि गुग्गुल दे सकते हैं। और ये अपने ग्रंथों में लिखा है, सहस्त्र योगम में लिखा है। फिर उसके बाद में नवक गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम। रसोनादि वटी, लशुनादि वटी जो बोलते हैं वो वायु का अनुलोमन करता है। मैंने तो ऐसे देखा है कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, एंजाइना का पेन, और मैंने उनको लशुनादि वटी 2-2 गोली सुबह शाम दे दिया तो पेन एकदम सबसाइड ही हो गया, पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स, वायु का अनुलोमन कर देता है, जहां वायु अटका है उसको ये करता है, दीपन पाचन कार्य भी करता है। इसी तरह से धान्वंतरम गुलिका 2-2 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर सिद्ध मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज देते हैं तो वहां बल देता है, ओज की वृद्धि करता है, क्योंकि हृदय में भी अष्ट बिंदुत्मक ओज रहता है, तो इसलिए हृदय को बल देना है। और तुरंत कौन दे सकता है बल, तो सिद्ध मकरध्वज दे सकता है। सब लिंगोली भी चटा दिया ना तो वो उससे भी बहुत ज्यादा बल मिलता है, वह बहुत अच्छा काम करता है। सिद्ध मकरध्वज अगर हो सके तो 2-2 गोली सुबह शाम अगर दे दिया जाए कोई भी कषाय से, उसके साथ जैसे कटुरोहिणी आदि कषाय है, पटोल कटुरोहिणी आदि कषाय, ये पटोल तिक्तादि कषाय, ऐसे बहुत सारे कषाय हैं, इनका प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कस्तूरी गुलिका जो रहती है उसका प्रयोग करने से जो एंजाइना का पेन है, कस्तूरी जो रहता है वो हृदय रहता है, हार्ट को ताकत देता है, इसलिए एंजाइना का जो पेन है कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ देने वाली दवाई, उसमें कस्तूरी गुलिका या बृहद कस्तूरी भैरव रस 2-2 गोली सुबह शाम दे दिया जाए। एक गोली एक रत्ती की आती है 125 mg की। इसी तरह से जहर मोहरा पिष्टी, आप लोगों को पता है, जहर मोहरा पिष्टी 1-1 चुटकी सुबह शाम दे दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमें इमरजेंसी में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी में तो आपको एलोपैथी के डॉक्टर पास जाना ही पड़ेगा और हम अनुलोमन बस दे सकते हैं। हमारे सर ऐसे बताते हैं कि कोई भी चेस्ट पेन का पेशेंट है उसको तुरंत ही बस्ती दे दीजिए, जो भी द्रव्य देंगे उसमें थोड़ा मदन फल डाल दीजिए और फिर बस्ती दे दिया ना तो जोर से वो बस्ती प्रत्यागम होगा काढ़े का बस्ती से, और फिर जैसे ही वो निकलेगा चेस्ट पेन पे बहुत अच्छा रिलैक्स मिल जाएगा। थोड़ा सा ही डालना है मदन फल, ज्यादा नहीं डालना है। इसी तरह से प्रभाकर वट्टी जो है, प्रभाकर वट्टी आप लोगों को पता है, उसको लॉन्ग टर्म में 1 साल 2 साल 3 साल अगर चला दिया जाए तो एंजाइनल का पेन है वह बहुत काफी हद तक काम कर देता है, क्योंकि प्रभाकर वट्टी में अर्जुन है और अब्रक भस्म है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जब आमावस्था दूर हो जाए,
हमारा प्रदीप्त हो जाए, धात्वग्नि अच्छा हो जाए, तब घृत पान का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे सर ऐसे बताते हैं कि 50 to 100 ml दिन भर में गाय का घी सब्जी में, रोटी में, सब कुछ खाना है। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि गाय का घी नहीं देना है, लेकिन ये जो रहता है ये पॉजिटिव अच्छा काम करता है, इसीलिए जब घी देते हैं तो इससे क्या होता है कि रक्त वाहिनियां जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। दीपन पाचन के साथ में आप क्रव्याद रस दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी बट्टी दे दीजिए, सुचेखर रस दे दीजिए, कोई भी दीप, अजमुदादि चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, बहुत सारे लशुनादि बट्टी, चित्रकादि बट्टी, ऐसे अग्नितुंडी बट्टी, अग्नि कुमार रस, बहुत सारी दवाइयां हैं, उनके साथ में घृत पान कराना वह श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। हार्ट का जो पेन होता है, वायु को शमन करना है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, तो वायु को शमन करने के लिए हमें स्नेह चाहिए, और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि घृत पान कराया जाए। कुछ वैद्य लोग ऐसे बताते हैं, पुणे के वैद्य लोग, कि अगर एंजाइना का पेन कंटिन्यू रह रहा है, अगर वो एपिसोड में आ रहा है या बहुत दिन दिन तक रह रहा है, तो इमरजेंसी के कंडीशन में नहीं, थोड़ा थोड़ा पेन रह रहा है, तो उसमें रस पाचक देना है, रक्त पाचक देना है, क्योंकि रसव स्रोतस की दृष्टि में चेस्ट पेन होता है। या रक्त पित्त की संप्राप्ति में भी बताया है उपद्रव में कि हृदय तुल्यम च वेदना, रक्त पित्त का उपद्रव से भी हृदय तुल्य वेदना, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो हाँ, बहुत सारे हमारे यहाँ पुणे के वैद्य लोग बोलते हैं कि रक्तपित्त की भी चिकित्सा करिए, रक्तपित्त कलकुंडन रस, चंद्रकला रस, ताप्या दिलो, दुर्वादि घृत, महातिक्ता घृत, विरेचन चिकित्सा, रक्त मोक्षण, ये सब रक्तपित्त की चिकित्सा करना है। उशिरादि शीत कषाय, बहुत सारे है। लेकिन साथ में हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं कि अगर महानारायण तेल एक एक ढक्कन पी लिया जाए तो उससे वायु का शमन होता है, वायु का अनुलोमन होता है, और वो वेदना शामक भी है। तो महानारायण तेल बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से आप लोग कोई शीर वाला तेल का भी अगर पान कराया जाए तो बहुत अच्छा, चेस्ट पेन में बहुत अच्छा, लेकिन ज्यादा नहीं देना है, 1 या 2 चम्मच ही देना है। इसी तरह से जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन एलोपैथी साइंस बोलता है, वो असली में आमावस्था है। आम ही जाके हृदय में जाके और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन कर देता है, और वह धातुओं में भी चला जाता है, अलग अलग जगह पे भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज में जाके स्क्लेरोसिस कर देता है। इसलिए घृतपान जब हम लोग कराते हैं तो हम लोग अवस्था देखते हैं कि वह आमावस्था है कि निरामावस्था, मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होना चाहिए, और उसी तरह से अग्नि बल देख के और अवस्था देख के हम लोग घृतपान का करते हैं। सभी को घृतपान नहीं कराना है। आमावस्था में घृत जो है वो विश्वत होता है, आम और उत्पन्न होगा, स्नेह का व्यापक होगा, इसलिए ध्यान में रखिए कोई भी चिकित्सक है वह घृत ऐसे ही न दे, अग्नि को बढ़ा के तब दे। इसी तरह से हमें कटु तिक्त रसात्मक जो घृत होते हैं, जैसे कि इंदुकांत घृतम, इसका प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। गुगुल तिक्त घृतम, महातिक्त घृतम, पंच तिक्त घृतम, पंच निम्ब घृतम, ऐसे जो तिक्त रसात्मक घृत है। इंदुकांत घृत का प्रयोग जो है एंजाइनल पेन में मैंने कराया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हृदय वल्लभ रस अगर घृत के साथ अगर करा दिया जाए, अर्जुन घृत के साथ अगर दे दिया जाए, तो कार्डियक पेन बहुत काफी हद तक ठीक हो जाता है। जिस तरह से हम लोग अवपीड़क स्नेह का प्रयोग करते हैं खाने के पहले, खाने के बाद में, तो वो हम किडनी के डिजीज में करते हैं। यहां पर भी कार्डियक चेस्ट पेन है तो खाने के साथ में या खाने के बाद अगर कर दिया जाए, व्यान और उदान के काल में, आफ्टर मील्स 2 टाइम्स अ डे अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अवपीड़क स्नेह तो केवल वहां पे काम करता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में काम करता है, खाने के पहले, खाने के बाद में। वो एक मतलब एक मेथड है घी लेने का। यहाँ पर खाने के दौरान में लेना है या बाद में लेना है, तो आपका पेशेंट का ना एंजाइना का पेन परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसके साथ में अनुलोमन करना बहुत बढ़िया रहता है। तो इसमें कल्याणक घृत का प्रयोग अगर हम लोग रात को ले लें, पेशेंट को दे दें, एक जो हम लोग भोग लगाते हैं ना, उतना कटोरी, उतना जैसे 45 ml तक या 20 ml तक भी ले लिया ना कल्याणक घृत, तो रोज, क्योंकि महाकल्याणक घृत में आंवला के रस का मतलब भावना रहता है, उसको जब घृत सिद्ध करते हैं तो वह उससे रोज का रोज पेट साफ हो जाता है। इसलिए मृदु अनुलोमन देना है, वो भी स्नेह अनुलोमन देना है, तीक्ष्ण अनुलोमन वाले द्रव्य नहीं देने। इसी तरह से त्रिफला चूर्ण अगर दे दिया जाए तो जो डायबिटिक रिलेटेड एंजाइना के पेन है उसमें त्रिफला का चूर्ण बहुत बढ़िया काम होता है, लेखन कार्य भी करता है, वायु का अनुलोमन भी करता है, रसायन का भी कार्य करता है, इसलिए त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से घृत कल्पना में अजामांस घृतम, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको बकरी का जो मांस रहता है उससे सिद्ध किया हुआ अजामांस घृतम का प्रयोग बहुत बढ़िया काम करता है। विदार्यादि घृतम का प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है। कुष्मांड घृतम, वह बल देता है हृदय को और वायु का शमन करता है, स्नेहन कार्य करता है, तो यह एंजाइना का पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई भी एंजाइना का पेन है उसमें
केवल एलोपैथी की दवाई देके सबसाइड करना वह चिकित्सा नहीं है। या फिर वो लोग और ये संप्राप्ति बढ़ती जाती है, पैथोलॉजी बढ़ती जाती है, तो वो लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर कार्डियक में मतलब ब्लॉकेज हो गया, कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेज हो गया, तो वह चिकित्सा नहीं है, वो केवल रास्ता टेम्पररी साफ कर रहे हैं। लेकिन संप्राप्ति वही हो रही है, आम उत्पन्न हो रहा है, अग्नि मान देता है, वो फिर से फिर ब्लॉकेज करेगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ब्लड थिनर देते हैं। ब्लड थिनर का साइड इफेक्ट होता है कि कहीं पर रक्तवाहिनी फट के उजिंग होने लगता है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। वह एलोपैथी का साइंस है, अपने जगह पे सही है, लेकिन हम आयुर्वेद वालों को ऐसा करना चाहिए कि रक्त वाहिनियों की वॉल्स है, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटरना, इनको ताकत देना है हमें। रक्त वाहिनियां इतनी मजबूत होनी चाहिए और अंदर कचरा नहीं रहना चाहिए। कचरा मतलब कोलेस्ट्रॉल के रूप में, अटेरोस्क्लेरोसिस के रूप में, प्लेक जो हो जाता है उसके रूप में नहीं कचरा रहना है हमें। इसलिए स्रोतस की शुद्धि करना है और हृदय को बल देना है। ये हमारा बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अग्नि को बढ़ाना है, धातु अग्नि को बढ़ाना है, और इसीलिए दिनचर्या का पालन कराना है। दीवा स्वप नहीं करना है, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करने को भेजना है, प्राणायाम कराना है, सूर्य नमस्कार कराना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ ऐसा रखना है, मतलब स्ट्रेस ना हो इस तरह से। और पेशेंट को वॉकिंग बोलना है। जितना अभी आप लोगों को मालूम है कि चरक मुनि थे, कितने मतलब हजारों हजारों साल तक जीते थे, उन लोगों को कभी कार्डियक पेन वगैरह होता था क्या? या शिवाजी महाराज, ग्रेट हिंदू एम्परर, वो कभी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था क्या? वो सुबह से शाम तक एक्सरसाइज कर रहे हैं और तलवार चला रहे हैं। ये जो महाराणा प्रताप, इनको चेस्ट पेन हुआ था क्या? मतलब इतने ग्रेट ग्रेट अपने हीरो हैं मतलब भारत देश के, उनको चेस्ट पेन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनका व्यायाम उतना था। मेरे पिताजी बोलते हैं कि पहले के जमाने में गाड़ी वगैरह कम रहता था और उतना भाड़ा नहीं होता था बचपन में, तो कभी कभी लोग ना 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक चल जाते थे, कंटिन्यू चलते थे। मतलब वो लोग क्या करते थे कि दिन भर में कहीं जाएंगे 20-25 किलोमीटर, फिर रात को कहीं ठहरेंगे, मुक्काम करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे, फिर ऐसे करके 3-4 दिन में लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस पार करते थे। जो लोग के पास घोड़े थे तो घोड़े से सवारी करते थे, कुछ लोग ऊंट की सवारी करते थे। और पहले के जमाने में ये सब नहीं था, ट्रेन और एरोप्लेन और मोटर बाइक ये सब नहीं था। तो जितना लोग चलते थे, मेहनत का काम करते थे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होता था। कार्डियक चेस्ट पेन जो है ये आजकल सेंडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। गांव के लोग भी आजकल कैसे है कि बस बैठे रहो और कोई मजदूर काम कर लेगा। मतलब जो पहले मेहनत किया जाता था वो आजकल नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, इसमें बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं कि पेशेंट को बोलना है कि रोज वॉकिंग करना है, आपको सुबह शाम वॉकिंग करना है। और बाकी आम पाचन, फिर ये अनुलोमन करने वाला, स्त्रोतस शोधन करने वाले, रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसी दवाइयां देके हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरह से आसवरिष्ट में अर्जुनारिष्ट 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद दे दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है, हृदय को बल देता है। इसी तरह से दशमूलारिष्टम, इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। द्राक्षारिष्टम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के बाद दे दिया पानी के साथ तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से वरा रासनादी कषायम या वरा रासनादी पानम, इसका प्रयोग अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से तांबुल सेवन, तांबुल सेवन जब का मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि टोबैको नहीं है, जर्दा नहीं है, कत्था नहीं है, केवल पान का पत्ता और गुलकंद वाला तांबुल सेवन जब करते हैं तो इससे क्या होता है कि बोधक कफ अच्छा से सिक्रेट होता है, टेस्ट बड जागृत होते हैं। और जितना बोधक कफ अच्छा सिक्रेट होगा उतना अग्नि मतलब पित्त का सिक्रेशन अच्छा होगा। पित्त का सिक्रेशन जितना अच्छा होगा उतना पाचक पित्त सिक्रेट होगा और वह पाचन अच्छा करेगा। इसलिए रुचि उत्पन्न करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। रस प्रदोषज विकार में आप देखेंगे तो अनन्नाभिलाषा, अरोचक, आस्यवरस्य, अश्रद्धा, ये सब बताए। खाने के प्रति इच्छा नहीं होती है, खाना देख के उल्टी आती है, क्योंकि रसगत आम रहता है। माइंड का भी इफेक्ट पड़ता है ना, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला। अगर माइंड हमारा दुखी है या हमारा स्ट्रेस में है तो अग्नि हमारा मंद होता है। और जब हम तांबुल सेवन जैसे चीजें खाते हैं तो वह पूरा टेस्ट बर्ड्स को जागृत कर देता है, उससे बोधक कफ अच्छे से स्रवित होता है और फिर वह जाके पाचक पित्त का भी स्राव अच्छा करता है, क्लेदक कफ का भी अच्छा करता है। अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तांबुल सेवन से और इसकी वजह से फिर टेस्ट आने लगता है, खाया पिया पचने लगता है, पित्त का सिक्रीशन अच्छे से होने लगता है। तो ये तांबुल सेवन जो आप हमारे दिनचर्या में बताया, दंत धावन करके, वो भी दातुन से दंत धावन करके, दंत धावन के लिए भी कटु कषाय रसात्मक द्रव्यों का ही प्रयोग, जो वो जीभ को टेस्ट, उससे भूख लगती है। आजकल क्या होता है, सुबह लेट उठते हैं, ब्रश लेते हैं और ब्रश में कोलगेट डालते हैं और कोलगेट दांत घस देते हैं,
सोते सोते दांत घसते हैं, मीठा मीठा लगता है, उसे फिर मुंह साफ ये आयुर्वेद नहीं होता है। आयुर्वेद बोलते हैं कटु तिक्त कषाय रसात्मक, दातून से ही दांत साफ करना है, जिससे पूरा मुंह का दुर्गंधी भी दूर हो और टेस्ट बड जागृत हो। टेस्ट बड जागृत करने के लिए आजकल और अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी डॉक्टर्स के पास, मतलब वो डेंटिस्ट हो या एमबीबीएस डॉक्टर हो, अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसीलिए सब हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। वो लोग दवाइयां देते हैं, उन लोगों को सैल्यूट है कि वो बहुत बढ़िया दवाइयां देते हैं, लेकिन वो क्योर नहीं करते कभी भी। मतलब पेशेंट को ऐसे कभी नहीं बोलते कि आप परमानेंट ठीक हो गए, अब आप जाइए। आयुर्वेद क्या करता है, अग्नि को अच्छा करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, स्त्रोतस की शुद्धि करता है, और फिर दिनचर्या में हम पेशेंट को ऐसा ढाल देते हैं कि पेशेंट को फिर एंजाइना से प्रॉब्लम ही नहीं होती। और दीर्घ आयुष्य, मतलब चरक संहिता में बताया, पहला अध्याय का नाम देखिए, अथातो दीर्घ जीवितम आयुष्यम, दीर्घ जीवितम अध्ययन व्याख्या से मतलब दीर्घ जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और दीर्घ जीवन, इसकी कल्पना आयुर्वेद करता है। इसीलिए आयुर्वेद जो है सबसे ग्रेट साइंस है। अब इसमें और क्या करना है, तो कुछ डाइट, एक्सरसाइज और प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। कार्डियक चेस्ट पेन हमने ठीक कर दिया, लेकिन हमें पत्ते पे रखना जरूरी है। तो इसीलिए अगर पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है, बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, तो उसको बंद नहीं करना है। तुरंत बंद कर दिया तो विड्रॉल सिम्टम होगा, रिसेप्टर्स पे काम करने वाली दवाइयां जो है वह फिर चेस्ट पेन और बढ़ा देंगी, बीपी और बढ़ा देंगी। इसलिए धीरे 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 टेपरिंग डोज से बंद करना है। उसी तरह से अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसको ना डायबिटीज का दवाइयां बंद नहीं करना है, उसको दवाइयां चलते रहना है। आप आयुर्वेद की दवाइयां दीजिए, मैनेज करिए, फिर धीरे धीरे इंसुलिन या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज है उसमें टैबलेट्स है, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड वगैरह, वो धीरे धीरे बंद करना है। इसी तरह से हमें नमक का सेवन कम कराना है, क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम रहता है बहुत ज्यादा, तो वो हार्ट का जो प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। आयुर्वेद में बोलेंगे कि ये जो टैकीकार्डिया ये बढ़ा देता है। इसलिए नमक जो है वो दिन भर में हमें 3 ग्राम, पूरे दिन में 3 ग्राम तक ही नमक खाना है, कम नमक खाने को पेशेंट को बोलना है। इसी तरह से स्मोकिंग और अल्कोहल पीना पूरी तरह से बंद कर देना है। इसी तरह से फ्राइड फूड्स जो रहते हैं, जैसे कि तेल में बनाया हुआ डीप फ्राइड जो रहते हैं, बेकरी के आइटम रहते हैं, वो पचने में गुरु रहते हैं, वह सब बंद कर देना है। तेल वाला चीज बंद कर देना है। ये आयुर्वेद भी मानता है कि जो तेल होता है वो कटु विपाकी होता है, घृत होता है वो मधुर विपाकी होता है। घृत अलाउ किया है आयुर्वेद ने, और तेल मना किया है। तेल का अति सेवन करने से हृदय पे, क्योंकि हृदय पचा नहीं, मतलब अग्नि जो है वो पचा नहीं पाता और उसका इफेक्ट हृदय पे आता है, आयुर्वेद भी मानता है। इसलिए तेल का चीज, तेल ज्यादा खाना ये बंद कर देना है। और सरसों का तेल हो गया, फिर मूंगफली का तेल हो गया, सूर्यफूल का तेल हो गया, अतसी का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, फिर जैतून का तेल हो गया, ये सब तेल गाय का घी में पेशेंट को हमें लाना है। तो वो बहुत अच्छा एंजाइना का पेन में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से धीरे धीरे वॉकिंग शुरू करना है। पहले दिन पेशेंट को बोलना है कि 10 कदम आप चलिए, 10 स्टेप चलिए, उसके बाद में बोलना है 20 चलिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना है। एक ही दिन नहीं तो जाएगा 10 किलोमीटर, आग दूसरे दिन बोलेगा मैं नहीं चलूंगा, ऐसा नहीं करना है। ग्रेजुअली धीरे धीरे अभ्यास कर करके पेशेंट को हमें ठीक करना है। इसी तरह से वॉकिंग करना, साइकिलिंग से भी ज्यादा अच्छा वॉकिंग है, वह करना बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से दूध और दूध के पदार्थ, क्योंकि आजकल दूध कैसा आ रहा है, परसों चर्चा भी हुआ था, दूध आजकल ऑक्सीटोसिन वाला दूध आ रहा है, और वो भी गाय और सुअर होती है उनका हाइब्रिड करके दूध आ रहा है। तो दूध के पदार्थ या दूध, यह जो है आजकल अभिसंधि है, गाय उतना चरती नहीं है और वो दूध का सेवन करें, वो दही का सेवन करें, तो वह स्त्रोतस को अवरोध करता है, अग्नि को मंद करता है। इसलिए दूध अभी पूरी तरह से कार्डियक चेस्ट पेन वालों को बंद कर देना है। इसी तरह से लिपिड प्रोफाइल हमेशा चेक कराते रहना है कि एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, वीएलडीएल ये कितना है, ये एक रेंज में रखना बहुत जरूरी है और उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर जैसे एलडीएल बढ़ गया तो हम मेदोहर गुगुल दे देंगे, कांचनार गुगुल दे देंगे, रस पाचक देंगे, रक्त पाचक देंगे, या आयुर्वेद का एकेटी जो है अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब देते हैं, शोधन कराते हैं, वैतरण बस्ती देते हैं, काढ़ा की बस्ती देते हैं, तेल की बस्ती, ये सब करके हम लोग कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर देते हैं, या विरेचन देते हैं। तो हमें ना ये लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस रखना है। हर 3-3 महीने में, 6-6 महीने में चेक कराते रहिए और पेशेंट को हमेशा आश्वासन देना है कि आपका सब ठीक हो गया। पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि आप बीमार है, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह से अगर
नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, केवल चेस्ट पेन है, तो हमें उसको जो हेतु है उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना चाहिए। कभी कभी ठंडी लग जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए छाती में दर्द होने लगता है, या कभी कभी मेंसेस का प्रॉब्लम होता है और उसके वजह से ब्रेस्ट पेन होने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, तो उसका उस तरह से चिकित्सा करना चाहिए। जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है उसकी चिकित्सा उस व्याधि के हिसाब से, उस हेतु के हिसाब से करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने कार्डियक चेस्ट पेन का आप लोगों को बताने का कोशिश किया। आप लोग को कोई भी डाउट है, हृदय बस्ती का भी, अदरक स्वरस का हृदय बस्ती का भी प्रयोग करते हैं तो कार्डियक चेस्ट पेन में बहुत बढ़िया काम करता है। आगे मैं इसके बारे में और आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। और मतलब क्या है कि अपने संहिताओं में क्या बोला है, क्योंकि कभी कभी कृमिज हृदय रोग रहता है, उसमें कृमि रहते हैं, वह जाके पेन करने लगते हैं, तो कृमि हृदय रोग में कृमि की चिकित्सा करनी है। वातज पित्तज कफज सन्निपातज जब रहेगा तो वात पित्त कफ और सन्निपात की चिकित्सा करनी है। ये सारा चिकित्सा जो है अष्टांग हृदय में आप लोग ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। मैंने एक सरासरी ऊपर ऊपर से आप लोगों को बताया, और डीप में हम लोग आने वाले सेशन में और करेंगे। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि आप लोग जैसा कोई भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जैसा श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है। बस आप लोग को याद नहीं है कि आप लोग कितने अच्छे हैं, आप लोग को याद दिलाना, जगाना जरूरी है। जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं विरेचन करा सकते हैं, जरूर करा सकते हैं। और विरेचन चिकित्सा से तो शोधन होता है, यहाँ पे तो शोधन करना ही, वायु का अनुलोमन करना है, मल को निकालना है, कोष्ठ शुद्धि करना है। जी, डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं कि सहस्त्रयुगम बुक किस राइटर की है और कहाँ मिलेगी। तो मुझे अभी देखना पड़ेगा सर। सहस्त्रयुगम साउथ इंडिया में चलता है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके बाद में सारे साउथ के जितने स्टेट्स हैं वहां पर सहस्त्रयुगम चलता है। संस्कृत में बुक है, मलयालम में भी बुक है, इंग्लिश में भी मिलती है। तो मैं उसका राइटर आपको देख के बताऊंगा। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं कि कषायम लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देने से ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। आपका बात 100% सही है। अति सर्वत्र वर्जित, और रक्त पित्त की संप्राप्ति में बताया है कि अति द्रव का सेवन करते हैं तो वह बहुत ज्यादा नुकसान करता है। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं पटोल कटु रोहिणी आदि कषायम, बहुत बढ़िया। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के शर्मा जी, मिश्रा जी बोल रहे हैं प्रणाम स्वीकार करें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका तरक्की हो, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, यही शुभकामनाएं। डॉक्टर ओम त्रिवेदी जी नमस्ते प्रणाम आपको। ओम जी ने 3 वेद पढ़े हैं इसलिए इनका सरनेम है ओम त्रिवेदी। ओम भी इतना पवित्र शब्द है और तीनों वेद के ज्ञाता हैं इसलिए त्रिवेदी। आपने फिर चौथा वेद क्यों नहीं पढ़ा ओम जी? चौथा वेद क्यों रुक गए आप 4 पढ़ लेंगे तो चतुर्वेदी हो जाएंगे आप। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम जी बोल रहे हैं कि अगर स्वेटिंग अचानक से होती है और कोई सिम्टम नहीं है तब क्या दे सकते हैं? स्वेटिंग अगर होती है ना तो सारिवा और अनंता और उशिर का फांट देते हैं हम लोग, तो उससे स्वेटिंग जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है। दिवाकर शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं कि एंजाइनल पेन रिलीफ होगा, लेकिन व्हाट अबाउट टू रिमूव ब्लॉकेज 80% 90%, काइंडली टू रिमूव ब्लॉकेज। अब देखिए, अगर ब्लॉकेज पे आपको काम करना है तो रस पाचक, रक्त पाचक ये दीजिए और पेशेंट को लंघन कराइए। सुबह के टाइम पे उनको चावल का मंड बोल दीजिए पीने के लिए, शाम के टाइम पे यूश बोल दीजिए, और दिन में एक बार ही खाना खाना है और वो भी हल्का खाना खाना है। अगर पेशेंट खाना न खाए और आप आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, सारा लशुनादि वटी, अग्नि कुमार रस, अग्नि तुंडी वटी, अगर पित्त प्रकृति नहीं है तो चित्रकादि वटी, ये जो दीपन पाचन द्रव्य है और ज्यादातर तिक्त रसात्मक, अगर केवल आपने, मैं गारंटी देता हूं आपको ब्लॉकेज निकालना है ना तो वासा जो रहता है, वासा का काढ़ा आप 40-45 दिन तक पिलाइए। वासा अकेला ही इतना अच्छा दवाई है जो माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा करता है और रक्त वाहिनियों को वो शुद्ध कर देता है। मतलब जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है ना, ऐसी कंडीशन में वासा श्रेष्ठ है। रक्त पित्त की चिकित्सा में भी बताया वासा, और बेस्ट दवाई है। तो ब्लॉकेज निकालना है तो आपको तिक्त रसात्मक वासा का काढ़ा बहुत अच्छा देना है। और अगर नागबला रसायन अगर आपने दिया तो हृदय को बल देता है। उदान वायु, उरस्थान उदान से नासा नापी गलाशय वाक प्रवृत्ति प्रत्नोजा बल वर्ण स्मृति क्रिया, तो ये उदान वायु को अगर बल देना है तो आपको नागबला रसायन,
बला जो है उसका रसायन खाएंगे, बहुत बढ़िया काम करेगा। ब्लॉकेज निकालने पे मैं और बताऊंगा आप लोगों को, मैं शॉर्टकट ये बता रहा हूँ, रस पाचक रक्त पाचक ये ब्लॉकेज निकाल देता है। और पेशेंट को ऐसा लंघन कराना है, जितना लंघन कराएंगे उतना पेशेंट, और लंघन भी अति नहीं होना चाहिए। जब उसको भूख लगे तो वो खाए, और धीरे धीरे हमें ठीक करना है, एक ही दिन में ब्लॉकेज नहीं ठीक होगा। इसको 45 डेज तो कम से कम लगता है, कभी कभी 3 महीना लगता है, कभी कभी 6 महीना लगता है। लेकिन एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट बैठा देते हैं और लूप से वो क्लींजिंग करते हैं, तो वो चिकित्सा तो मुझे नहीं लगता है। और ब्लड थिनर लाइफ लॉन्ग खिला देते हैं, वो इकोस्प्रिन या वारफेरिन जिंदगी भर ये खाना पड़ता है, बीपी की गोलियां जिंदगी भर। वो क्योर कहाँ करते हैं, क्योर आयुर्वेद ही कर सकता है। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी बोले हृदय बस में तेल के लिए क्या विचार करें, मेद्य द्रव्य का उपयोग हितकर होगा या नहीं। मेद्य द्रव्य का भी उपयोग रहेगा, मानस मित्र गुटिका है, ब्राह्मी वट्टी है, स्मृति सागर रस है, पंचामृत लोह गुगुल है, ये सब मेद्य दवाइयां जो है, ज्योतिषमती तेल है, वचा तेल है, ये इसका नस्य, ये सब काम करेगा। क्योंकि काम शोक भयाद वायु, काम से शोक से भय से वायु प्रकोपित होता है, क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त प्रकोपित होता है, तो साधक पित्त भी प्रकोपित हो रहा है और वायु भी प्रकोपित हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेद्य द्रव्यों का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि संधा लवण का यूज करते हैं। हाँ, संधा लवण जो रहता है वो हृदय बताए, हृदय के लिए अच्छा रहता है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, मात्रा के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लवण भास्कर चूर्ण है वो दे सकते हैं, क्योंकि लवण भास्कर चूर्ण सादा लवण नहीं है, इसमें बहुत सारे नमक है और उसके बाद दीपन पाचन करने वाली दवाइयां हैं, तो ये हम लोग हार्ट के पेशेंट के लिए सेफली दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हितेश चौहान जी बोले सर जी डायस्टोलिक बीपी के लिए भी कोई मेडिसिन बताना। अगर डायस्टोलिक बढ़ रहा है या सिस्टोलिक बढ़ रहा है तो बाबा रामदेव का पतंजलि का मुक्तावटी बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे जमदग्नि सर का एक हृदरोग फॉर्मूला है, योगेंद्र रस है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। और मूत्रल दवाई दीजिए, चंद्रप्रभा, फिर आरोग्य वर्धनी वटी, ये सब दीजिए तो डायस्टोलिक बीपी कंट्रोल हो जाता है। गोक्षरादि गुगुल बहुत बढ़िया काम करता है। और सुबह उठा के पेशेंट को ब्रह्म रसायन खिला दीजिए, ब्रह्म रसायन खा के और थोड़ा वॉकिंग करें, वो ना डायस्टोलिक बीपी को पूरी तरह से ठीक करता है। प्राणायाम से भी बीपी कंट्रोल होता है, ब्रह्म रसायन से भी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। सुबह उठ के ही, सुबह उठते उठते पेट साफ हो जाता है ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए रास्ता बन जाता है। अगर वो पूरा गच्च भरा है, पूरा हमारा कोष्ठ भी भरा है, हृदय की रक्तवाहिनियां भी भरी है, तो फिर बीपी हाई बढ़ेगा ही। इसलिए सुबह उठना यही सबसे बेस्ट दवाई है। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिखिए और मुझे बताइए। मैं जो बता रहा हूँ, मैं एक अनुभवी चिकित्सक वैद्य समीर जमदग्नि सर के पास से सब सीखा हूँ, वही ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हितेश जी बोल रहे हैं कि सिस्टोलिक तो एलोपैथिक मेडिसिन से भी कंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता है। हमें क्योर करना है तो ब्रह्म रसायन का प्रयोग करेंगे, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर हरकिरण सिंह जी बोल रहे हैं कि सर जी प्रणाम, हार्ट कैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट। अब कैल्सिफिकेशन हो रहा है मतलब अस्थि धातु का विमार्गमन हो रहा है, हृदय में हो रहा है, रस्व स्त्रोतस के मूल स्थान में हो रहा है, तो यहाँ पर हमें घृत कल्पना देना पड़ेगा। कैल्सिफिकेशन मतलब रुक्षता बढ़ रही है, खरता बढ़ रही है, परुषता बढ़ रही है और कैल्शियम का डिपोजिशन वहां पे हो रहा है, तो स्त्रोतों शुद्धि करेंगे, अग्नि बढ़ाएंगे और सिद्ध गुगुल तिक्त घृतम है, सिद्ध घृत देंगे, महातिक्त घृत देंगे। आप बोलेंगे घृत क्यों देना है, घृत ही तो जाके कैल्सिफिकेशन को सॉफ्ट करेगा। और ये इंसान जिंदा इंसान है जिसको हार्ट का कैल्सिफिकेशन हो रहा है, घृत का पाचन हो जाएगा तिक्त रसात्मक में, वो जाके कैल्सिफिकेशन को ठीक करके हील कर देगा। इसलिए ये घृत कल्पना, रस पाचक, रक्त पाचक, इनसे सिद्ध किया हुआ घृत का भी प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं कि काइंडली शेयर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक ब्लॉकेज 80%। सर मैंने बता दिया कि हमें स्त्रोत शुद्धि करना है, लंघन कराना है। लंघन के लिए मंड का प्रयोग सुबह कराएं और शाम को यूष कल्पना दे, दाल का जो पानी रहता है यूष वो दें और सुबह मंड दे, और पेशेंट को एक टाइम खिलाएं। और दूसरा उसमें रस पाचक, रक्त पाचक, वासा का काढ़ा, ये कंटिन्यू देंगे तो कार्डियक ब्लॉकेजेस ठीक होते हुए मैंने खुद देखा है, मैंने किया भी है, बहुत अच्छा काम है। और हृदय को बल देने वाले दवाइयां जैसे नागार्जुनाभ रस, हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी, हृदय वल्लभ रस, ये सारी दवाइयां हैं, अब्रक भस्म और कस्तूरी भैरव रस, ये सब बहुत बढ़िया काम करती हैं। आपको हृदय को बल भी देना है, हृदय बस्ती भी करना है। केवल अदरक सोरस का हृदय बस्ती दे दिया ना, अगर 40 डेज तक, 42 डेज तक दे दिया तो कार्डियक ब्लॉकेजेस केवल हृदय बस्ती भी ठीक कर देता है। लेकिन हमें मालूम ही नहीं है, हम आयुर्वेद वाले को ये सिखाया नहीं जाता कि आप ऐसे करो।
जब हम करेंगे देखेंगे तभी तो हमें समझ आएगा, तभी तो विश्वास हुआ। इसलिए आप लोग करिए, अगर कहीं डिफिकल्टी आती है तो पूछिए। डॉक्टर मृणाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं, सर आई एम टेकिंग कैप्सूल इकोस्प्रिन एवी 75 सिंस लास्ट 5 years, आई वांट टू स्टॉप, प्लीज सजेस्ट अल्टरनेटिव इन आयुर्वेदा। तो इसके लिए सर आप इकोस्प्रिन तुरंत बंद नहीं करना है आपको, क्योंकि ये ब्लड थिनर है, ये ब्लड को पतला करता है। लेकिन आपके शरीर में आम जरूर है, आपको सुबह उठना है, ब्रह्म रसायन खाना है, 2 चम्मच 4 चम्मच जितना आप खा सकते हैं, और फिर वॉकिंग करना है, और धीरे धीरे इकोस्प्रिन का डोज कम करना है। रस पाचक पटोल इंद्र कुटकी धीरे धीरे आपको बंद करना है, और इकोस्प्रिन पूरी तरह से बंद हो जाएगा सर, विश्वास करिए। आयुर्वेद से परमानेंट ही होता है। और कुछ घृत कल्पना रखिए अपने खाने में, जैसे कि आपने शतावरी घृत रख दिया, या महातिक्त घृत रख दिया, गुगुल तिक्त घृत रख दिया, तो आपको ब्लड थिनर की जरूरत है, और तिक्त रस जाते रहना चाहिए और घृत के साथ, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इकोस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, इकोस्प्रिन का साइड इफेक्ट बहुत सारा होता है। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं कि डायबिटीज विद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या दें। तो डायबिटीज है, आयुर्वेद प्रमेय बोलता है, आविल मूत्रता बहुमूत्रता, उसकी संप्राप्ति में क्या बताए कि क्लेद बहुत ज्यादा होता है, और सारे जो 10 दुष्य बताए उसमें रस, रक्त, फिर मांस, मेद, ओज, लसिका, जो 10 बताए वहां पे क्लेद क्लेद होता है। डायबिटीज मतलब शरीर में बाढ़ आ गई है, पूरा पूरा पानी पानी है, तो हमें क्लेद को दूर करना है, आम का पचन करना है, धात्वग्नि बढ़ाना है। इसके लिए जो जो द्रव्य बताए हैं वह वसंत कुसुमाकर रस है, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत है, फिर रस पाचक है, रक्त पाचक है, मेदोपाचक है। ये जो तिक्त रसात्मक द्रव्य लेखन कार्य भी करते हैं, आम का भी पचन करते हैं। इस तरह से हम अगर करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा पेशेंट को। डायबिटीज और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक दिन में ठीक नहीं होगा, संप्राप्ति बनने में इतना टाइम लगा, तो ठीक होने में भी 3-4 महीने लगते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। और डायबिटीज तो मैनेज करके, अगर डायबिटीज में भी आवरण जन्य डायबिटीज है तो वह इजीली ठीक हो जाता है। अगर धातु क्षयात्मक वह स्टेज आ गई तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धातु क्षयात्मक स्टेज आने के बाद भी डरना नहीं है। उसमें ये जो है सिद्ध मकर ध्वज है, बहुत बढ़िया काम करता है। शिला जत्वादि लोह बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से वसंत कुसुमाकर रस बहुत बढ़िया काम करता है। ताप्यादि लोह बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब चंद्रकला रस, चंद्रकला रस हो गया, ताप्यादिल हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और डायबिटीज में बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग दीजिए तो, और फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। एलोपैथी साइंस भी तो वो ट्रायल करते हैं, फिर एरर होता है, फिर ट्रायल करते हैं, इसी तरह से चलता है। आयुर्वेद वाले क्यों नहीं करते हैं? और आयुर्वेद में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथों में लिखा है कि आप दीजिए उसको, आप लोग दीजिए और रिजल्ट आएगा। डॉक्टर निकिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल रघुवंशी जी बोले 80 to 90। एक ही चीज को बार बार मत पूछिए, मैंने बता दिया है आपको। अगर जानना है तो आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए राहुल जी, वहां और डिस्कस करेंगे। डॉक्टर दीपक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं एक ही चीज को 100 बार लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा राहुल जी, आप या तो पगला गए या मुझे पागल करना चाहते हैं। आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए और एक ही चीज को बार बार पूछिए। मैं एक ही चीज को यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए, सारे सिम्टम बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा। और या आपको लिखना है तो 100 बार, एक बार और लिख दीजिए, 100 बार लिखिए एक ही चीज को। अतुल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि गाय का घृत कितना ले सकते हैं एक टाइम में? अग्नि के हिसाब से वो रहता है, आप कितना ले सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच कितना ले सकते हैं? हमारे सर बोलते हैं दीपन पाचन करके 50 ml तक ले सकते हैं। अब वो आप पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कितना उसकी अग्नि अच्छी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। शिवम अगर आयुर्वेद जी नमस्ते प्रणाम आपको। मनीषा जी बहुत बढ़िया पूछ रही हैं कि प्रणाम सर, मैंने चेस्ट पेन, स्वेटिंग, शोल्डर पेन में लक्ष्मी विलास रस सॉर्बिटेट दिया और पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट में कुछ निकला नहीं इन्वेस्टिगेशन में। ये बहुत बढ़िया किया आपने। चेस्ट पेन किस कॉज से था वह भी देखना जरूरी है। आपने जो किया वो बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसका पूरा अच्छे से केस स्टडी करके बताइए, तब अच्छा रहेगा। आकांक्षा जी बोल रहे हैं कि ग्रेटली कवर्ड हृदरोग कॉजेज ट्रीटमेंट ऑल बृहदवाची योगेंद्र इज ऑल्सो हेल्पफुल, प्लीज इलेबोरेट सर। हाँ देखिए, बृहदवाच चिंतामणि रस भी बहुत बढ़िया काम करता है। वहां पे उदान वायु को हमें ये करना है, मतलब अपनी अवस्था में लाना है कि उसका गति अच्छा हो। योगेंद्र रस भी बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने बृहदवाच चिंतामणि और योगेंद्र रस पे भी आपको लेक्चर दिया है, आयुष दर्पण की यूट्यूब चैनल पे बताया है कि उसका कार्य कैसे होता है, वो आप लोग देखिए। लेकिन ये हृदरोग में भी बहुत बढ़िया काम करता है बृहदवाच चिंतामणि योगेंद्र रस, ये मैंने भी यूज किया है, आकांक्षा जी ने भी यूज किया है। डॉक्टर दिबांशु जी बोल रहे हैं कि
हिंदी में सहस्त्रयोगम सुरेंद्र शर्मा जी का है, और CCRAS ने इंग्लिश में कराया है के नितेश्वर एंड आर वैद्यनाथ और जी प्रभाकर राव। आपको मालूम नहीं है, डॉक्टर जी प्रभाकर राव सर जो हैं, जो हमारे एंट्रेंस की किताबें लिखते हैं, MD एंट्रेंस की बुक्स लिखते हैं, वह सर भी हमारे इंटरेक्टिव सेशन में आए हैं, सुबह के मॉर्निंग सेशन में आए हैं, और उन्होंने हमारे आयुष दर्पण को बहुत ज़्यादा ऐसे विशेष दिए हैं कि आपका अच्छा हो जाएगा। वो मतलब बहुत अच्छे सर हैं प्रभाकर राव सर। डॉक्टर अनीता शर्मा जी बोले सिनेमम का यूज, आप इसको द्रव्य गुण में देखिए, मेरे को अभी यहाँ मतलब इरिटेट मत करिए। सिनेमम का यूज है ना, द्रव्य गुण की बुक में देखिए और बताइए, मुझे भी बताइए। डॉक्टर श्रेया जी बोल रहे हैं बासा का कितने प्रमाण में दे, 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। ये सुबह शाम खाने के बाद देना है। अगर रसायन काल में दे दिया सुबह भूखे पेट तो बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं यूज रस पाचक रक्त पाचक, जी आपका बहुत बहुत सही है। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं कि अब देखिए फिर से राहुल जी ऐसे घुमा फिरा के, आप क्या जर्नलिज्म में एडमिशन लिए हैं क्या? एक ही चीज को घुमा घुमा के वही चीज पूछ रहे हैं। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आकांक्षा जी बोल रहे हैं कि आजकल उदावड़ जन्य हृदय रोग बहुत कॉमनली मिलते हैं ड्यू टू बैड दिनचर्या, गरिष्ठ भोजन, रात्रि जागरण, तो इसमें जलौका का बहुत अच्छा रहता है। अर्जुन शेरपा, हृद बस्ती, बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर नीलम जी बोले हैं कि हार्ट बस्ती नहीं था, हृद बस्ती। आप असली में इसको इंग्लिश में मत ट्रांसलेट, हृद बस्ती बोलते हैं। हाउ मेनी डेज? 42 डेज तक हम लोग देते हैं, रोज का 45 मिनट्स तक करते हैं। देखिए राहुल जी ये बोल रहे हैं याकुती रसायन हाईली यूजफुल इन इंक्रीजिंग हार्ट फंक्शन, 13% increase to 28% 4 month. My patient I had given Nashik Ward Hospital return case. Proud to be IHR. Proud of you. We are also proud of you राहुल जी। आप बताइए, एक एक क्वेश्चन मत पूछिए, आंसर सॉल्यूशन निकालिए। क्वेश्चन तो पूछना इजी होता है, सॉल्यूशन भी निकालना जरूरी होता है जी। डॉक्टर मृणाल जी बोल रहे हैं पाचक योग कितने दिन तक यूज करना है? 42 डेज दीजिए फिर ब्रेक करिए, फिर 42 डेज दीजिए फिर ब्रेक करिए। और कभी भी पाचक युग देते हैं तो थोड़ा घृतपान होना चाहिए, क्योंकि ये रुक्षता पैदा करता है। चूर्ण कल्पना या फिर गुटी वटी ये रुक्षता पैदा करता है, इसलिए घृत एक एक चम्मच तो रहेगा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर हितेश चौहान जी बोल रहे हैं काली मिर्च भी ब्लड थिनर की तरफ वर्क करती है, दालचीनी मिलाकर इकोस्प्रिन छूट जाता है। बहुत बढ़िया बताया हितेश जी, इसका प्रयोग हम लोग भी करेंगे और हम आपको बताएंगे। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी बोल रहे हैं प्रणाम। डॉक्टर हितेश जी बोल रहे हैं कि इंटरेक्टिव सेशन की आईडी मैं देता हूं अभी। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं सर आपने रिप्लाई नहीं आया इसलिए रिसेंड किया था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगा, कोई बात नहीं। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आप। असली में क्या होता है ना कि मेरा लेक्चर होने के बाद ना मैसेजेस ऊपर नीचे जाते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता कि किसने पहले क्या प्रश्न पूछा, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। नीलम जी बोले विच ऑयल फॉर हार्ट बस्ती नहीं, हृद बस्ती बोलिए, हृद बस्ती। संस्कृत के वर्ड जो है हृद बस्ती लिखे। इसमें हम लोग ना अदरक का जो स्वरस होता है ना उसका डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, तो ब्लॉकेजेस में काम करता है। और नहीं तो इसमें हम शीरबला तेल का हृद बस्ती देते हैं हार्ट के ऊपर, वो उड़द के आटे का वो बना के, और जैसे हम लोग कटी बस्ती करते हैं ना वैसे ही हम लोग शीरबला तेल, धानवंतर तेल इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इस पे और भी चर्चा होनी चाहिए। ये 1-2 लेक्चर में होने वाला नहीं है, ये जो हमारा कार्डियोलॉजी आयुर्वेद का इसमें और होना चाहिए। आप लोग आइए और आप लोग अपने अनुभव भी बताइए। फ्री इंटरेक्टिव सेशन है। और दूसरा बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा आयुष दर्पण का, तो जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नोट्स शेयर होते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं, फॉर्मूला वगैरह बताते हैं जो सभी के लिए काम आता है। तो आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैंने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप का नंबर दिया है, फ़ोन नंबर दिया है। और तो आप लोग क्या करिए कि मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दूंगा और लिंक से फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा श्री, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, मजा आ गया। डॉक्टर देवांशु जी बोले एक मंडल काल का रेफरेंस कहाँ है? आप ना आरोग्यवर्धिनी वटी देखिए, आरोग्यवर्धिनी वटी भेषज रत्नावली का, उसमें बताया है कि आरोग्यवर्धिनी वटी के कंटेंट्स बताने के बाद बोल रहे हैं कि एक मंडलम सेविता हंति कुष्टान्य शेषता, वहां पे मंडल शब्द का यूज है। ऐसे ही भेषज रत्नावली में बहुत जगह एक एक मंडल का प्रयोग होता है। और मंडल जब हमने देखा तो प्राचीन काल में 42 डेज को एक मंडल बोलते थे,
और इस उनका सही भी है। जो आरोग्यवर्धिनी में कुटकी होता है, नीम होता है, वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस पैदा करता है। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक सर हैं, उनके पास मैं जाता था सीखने, जमदग्नि सर नहीं, दूसरे सर के पास। तो उनके पास एक पेशेंट आता था, वो बहुत क्रुश था। तो उसने कहा कि सर मैं 3 साल से आरोग्यवर्धिनी वटी खा रहा हूँ कंटिन्यूस, तब भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। उन्होंने कहा कौन सा आरोग्यवर्धिनी खाते हो? बोले मैं आयुर्वेद रसशाला जो पुणे की कंपनी है उसका खाता हूँ। कितना कितना खाते हो? तो वो बोल रहा था कि मैं 5-5 10-10 खाता हूँ, तब भी मेरा वेट नहीं बढ़ता, मेरा आरोग्य क्यों नहीं बढ़ रहा? तो सर ने पहले तो ऐसे कहा, फिर कहा कि कुटकी है, नीम है उसमें, इतना खाओगे तो रुक्षता पैदा होगा, तो तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। और सर ने उसको घी पिलाया बहुत ज्यादा, मतलब रोज का उसको 50 ml घी अ, खिलाते गए और फिर उसका हेल्थ अच्छा हुआ, क्योंकि रुक्ष गुण से उसका धातुओं का क्षय हुआ था। तो इसीलिए 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है। ऐसा हमारे गुरुजी लोगों ने सिखाया है, और इससे हम लोग का पेशेंट में फायदा भी होता है। अगर आप कंटिन्यू देंगे तो लेखन कार्य करता है, वो उल्टा काम करता है। हाँ, आपका रमन गर्ग जी बोल रहे हैं कि आपका शैतान बच्चा वाला लिंक, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। वो ऐसे ही होता है, शैतान बच्चा ही होता है। डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव जी बोल रही हैं कि एक मंडल का मैंने बता दिया। डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि शिरोधारा, अगर मानसिक कारण के वजह से हृदशूल हो रहा है बार बार, मानसिक कारण है, तो यहाँ पे शिरोधारा बहुत अच्छा काम करने का। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं ब्रेक कितने दिनों में होना चाहिए? मंडल पूरा होने के बाद 7 दिन का ब्रेक कम से, देखिए विनय मित्तल जी ने भी लिखा है 7 डेज का ब्रेक होना चाहिए। हमारे चिकित्सक बहुत श्रेष्ठ हैं, आपको मालूम नहीं, विनय मित्तल जी को सब आता है। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं कि आपके क्लिनिक का एड्रेस टाइम सेंड कीजिए, पेशेंट को रेफर कराना है, 2-3 पेशेंट है। आप मुझे व्हाट्सअप करिए सर, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको एड्रेस दूंगा, या गूगल में टाइप करिए, गूगल में डॉक्टर अरविंद पाठक पुणे ऐसा करेंगे ना, पुणे लिखिएगा तो आपको एड्रेस और पिन कोड सब मिल जाएगा, गूगल लोकेशन सब मिल जाएगा। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर एक मंडल देने से पूरी संप्राप्ति भंग होती है? बिल्कुल नहीं बंद होती है, उसमें हमें नितिन जी कंटिन्यू देना पड़ता है। कभी कभी संप्राप्ति बनने में 10-10 साल लगता है। एक मंडल देने से संप्राप्ति पूरी कैसे भंग होगी? थोड़ी सी भंग होगी। डॉक्टर हितेश बोल रहे हैं सर एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हाँ, घी से नहीं बढ़ता है, अभी अपने अपने मत होते हैं। कोलेस्ट्रॉल थियरी जो है वो कितना सही है कितना नहीं है वो तो अभ्यास का विषय है, लेकिन गाय के घी से नहीं बढ़ता है, भैंस के घी से बढ़ता है। और जो रिफाइंड तेल आ रहे हैं आजकल, वो तेल भी ऐसे आ रहे हैं ना, आप लोगों ने पैराशूट तेल का यूज देखा होगा, नारियल का तेल पैराशूट बिना चिपचिपा वाला बालों में लगाते हैं, वो इसमें स्नेहांश ही नहीं है, और वो एकदम पानी है, एक तरह से पानी है, पूरा स्नेहांश निकाल देते हैं, डबल रिफाइंड करके स्नेहांश निकाल दिया, फिर वो हम पानी लगाते हैं। और फिर उसमें क्या है कि हमारे बॉडी को स्नेहांश की जरूरत होती है, हृदय को भी स्नेहांश की जरूरत होती है, जॉइंट्स में भी स्नेहांश की जरूरत है। अगर यहाँ पे स्नेहांश नहीं रहेगा तो कट कट आवाज आके हड्डियां टूट जाएंगी पूरा, इसलिए स्नेहांश यहाँ चाहिए। हार्ट भी पंप करते तो स्नेहांश चाहिए, तभी वो आराम से रिदम कर पाएगा। आर्टरीज वेन्स में भी स्नेहांश चाहिए, इसलिए आचार्यों ने बोला है कि घृत खाना ही चाहिए हमें, मतलब ट्रीटमेंट के टाइम पे या ऐसे भी घृत का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि आमाशय का जो पित्त सिक्रीट होता है वहां पर भी स्नेहांश चाहिए। अगर स्नेहांश कम हो जाएगा तो वहां पे इरोजन हो जाएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां होती है, उसमें तीखा वगैरह बहुत ज्यादा खाया जाता है और अल्सरेशन हो जाता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे। इसलिए स्नेहांश रहा सुबह, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर स्नेहांश रहा तो इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, ज्वाइंट्स में कटकट आवाज नहीं आती है, और वृद्धावस्था लेट आती है, एंटी एजिंग काम करता है। इसलिए गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। आप लोगों को मालूम नहीं है, वेद अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, तो उसमें वैदिक काल में बताया है कि उस टाइम के जो पुरुष होते थे वो बहुत ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी और बहुत ज्यादा बलवान होते थे, क्योंकि वो मेहनत भी करते थे और घी वगैरह खाते थे। शिवाजी महाराज जो थे ना, वो तलवार उठा के और लड़ाई करते थे सुबह शाम, इतनी ताकत रहती थी भुजाओं में। आजकल क्या है कि आजकल के लोग ना थोड़ा बाइक से गिर गए तो फ्रैक्चर, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, ये फ्रैक्चर हो गया, फिर उसका इलाज कराओ, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई है। शुक्र धातु भी बहुत ज्यादा वीक हो गया आजकल। पहले के जमाने में शादियां भी बहुत होती थी हिंदू धर्म में, तो शादियां भी होती थी, पुरुषों में पुरुषत्व रहता था, इतने इतने बच्चे होते थे, तब भी कमजोरी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि घी और ये अवले ये सब का सेवन होता था, पुरुषों में ताकत रहती थी। तो इसीलिए घृत का सेवन करना सर्वश्रेष्ठ है। वो भी आप ये देखिए कि घृत जो है आप कहाँ से ला रहे हैं, एडल्ट्रेटेड घी मत लीजिए।
घी पे तो चर्चा बहुत सारी हो सकती है। अभी मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, नमस्ते।